चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास लाइव नहीं चल रही है, लेकिन क्लास है आज ही का। एकदम रिकॉर्डेड नहीं है, नहीं तो कहने लगता सर रिकॉर्डेड दे दिया। रिकॉर्डेड नहीं है। क्या तारीख है आज? 26 तारीख है। और ये इस बात का प्रमाण रहेगा कि लाइव चली है क्लास। चलो, PQRS पढ़ना है सभी को? अच्छा, कितने नए हैं आज? नए वाले बच्चे आज नए आए हो? आज ही? चलिए, कोई बात नहीं, बहुत देर से आए हो हैं। चलो, आज एक यूनिक टॉपिक उठा रहा हूं, PQRS। बताया था ना, PQRS। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर PQRS का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म उसका होता है जो शॉर्ट फॉर्म हो। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है। मतलब कोई चीज का फुल फॉर्म तभी होगा ना जब वो शॉर्ट फॉर्म बनाया गया हो, एब्रिविएट किया गया हो। जैसे मैं कहूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूनियन का यू, पब्लिक का P, सर्विस का S, कमीशन का C, शॉर्ट में लिखूंगा UPSC। तो यानी फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म किया हूं तभी तो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म होगा। लेकिन ये कोई शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, तो फुल फॉर्म क्या होगा? PQRS बेसिकली होता क्या है कि जैसे देखो, मान के चलो कि ऑप्शन दिया A, ऑप्शन दिया B, C और D। 4 ऑप्शन होते हैं आइडियली यही। तो 4 ऑप्शन दे दिया कि ये B है, C है, D है, ऐसे करके। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें से A आंसर होता तो यहां पर दे देता A आंसर करके अपने OMR शीट में या कंप्यूटर में जो है आगे बढ़ जाते। B होता B करके, इसमें ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। चारों ऑप्शन सही होते हैं। बात सही और गलत की नहीं है, बात है पहले और बाद के आने की, कि पहले कौन सा आएगा। यानी इसको जैसे पढ़े हो ना सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में, ठीक ये भी है सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन यहां पर बिठाया नहीं जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, इसीलिए इसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। मतलब A भी सही है, B भी सही, C भी सही, D भी सही। अब सुनो, ऑप्शन अब फिर बनेगा A, B, C और D, और इसमें से फिर आंसर बनाया जाएगा कि A, B, C, D, B, A, C, D, C, B, A, D, D, A, B, C। अब देख रहे हो ABCD कितनी बार आ गया। अब इसी में लड़का हो जाता है कंफ्यूज, परेशान। तो इसी चीज को दूर करने के लिए इस ऑप्शन को चेंज कर दिया गया और इस ऑप्शन को कर दिया गया PQRS। अब फिर अब यहां भी ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। अब यहां पर ऑप्शन क्या होगा? मान लो PQRS, SQPR, RPSQ और QSPR। अब जाके तुम कह सकते हो कि ऑप्शन A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। अब देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ? आप खुद ही उलझ जाओगे। इसी के लिए एग्जामिनर ने क्या किया कि इस ऑप्शन को हटाया और यहां कर दिया PQRS। आप SSC का जब CGL का एग्जाम दोगे तो वहां पर लिख के आएगा 1 2 3 4, या फिर A, B, C और D, ऐसे करके। अब मान के चलो कि जैसे 1 2 3 4 ABCD सेम, ऐसे ही क्या होता है PQRS। तो आगे से कभी मत पूछना कि PQRS का फुल फॉर्म क्या होता है। PQRS का फुल फॉर्म होगा नहीं। ये एक प्रकार का ऑप्शन होता है जहां ऑप्शन में बताया जाता है क्या है। अब देखो बात क्या है, यहां पर PQRS को हम लिटरली PQRS नहीं कहते हैं। अब नहीं कही गई चीज बड़ा फेमस हो जाता है, फेमस हो जाने पर उस चीज को हम क्या कहने लगते हैं, उसके नाम से पुकारने लगते हैं। जैसे आप लोग कई बार फोटोकॉपी की मशीन पर जाके कहते हो कि जीरोक्स कर दो। जीरोक्स कोई शब्द नहीं है, जीरोक्स वो पहली कंपनी थी जिसने फोटोकॉपी करने वाला मशीन बनाया। अब लोग उसके नाम से जानने लगे। नहीं है कि कोलगेट खरीदने जा रहे हैं, कोलगेट टूथपेस्ट होता है, लेकिन कोलगेट ने अपने मार्केट में इतना मोनोपोली रखा कि आदमी उस कोलगेट टूथपेस्ट को क्या किस नाम से कहने लगा? कोलगेट। आज देख लो लोग फेविक्विक कहते हैं, वो जो है एक प्रकार का गुम होता है ना। अब उसको फेविक्विक के नाम से आदमी जानने लगा। एक समय था जब नोकिया, आदमी मोबाइल को नोकिया के नाम से जानता था। एक समय ऐसा आएगा जहां पढ़ाई को KGS के नाम से जाना जाएगा।
ये होता है मोनोपोली का नतीजा, मतलब मोनोपोली बनाना। सेम यही काम हुआ कि PQRS भी अपना मोनोपोली बना लिया, कि लोग अब इसको PQRS के नाम से जानने लगे। बट प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है, इसमें अब कहोगे सर इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है, तो इसको कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को री अरेंज करना, क्योंकि ये अरेंज होता है लेकिन इसका अरेंजमेंट में गड़बड़ी होता है। यहां पर ऑप्शन दे देगा PQRS। अब इसमें अरेंजमेंट में गड़बड़ी होगा और इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से अरेंज करना पड़ेगा। इसीलिए फिर से अरेंज करने को कहते हैं रीअरेंज। तो सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना कहलाता है ये, या फिर इसको कहा जाता है जम्बल्ड, इसे जम्बल्ड भी कहते हैं। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब बताओ, इंट्रोडक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे PQRS किसे कहते हैं। इसका बनावट मेनली इसी प्रकार का होता है। अब इसमें सही सब होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर लिखा है A, यहां पर D, यहां पर B और यहां पर C, तो आप क्या कहोगे कि सर अगर अल्फाबेटिकली अगर हम ऑर्डर बनाए तो सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है और उसके बाद D। यानी A किस में है, P में, तो ऑप्शन होगा P। उसके बाद R, उसके बाद S और उसके बाद Q। तो यही आपका आंसर होगा। समझ गए ना कैसे बनाया जाता है। अब यहां पर मान के चलो कि अगर मैं यहां पर कर दूं क, यहां ख, यहां घ और यहां ग, तो क्या कहोगे कि सर पहले P, Q और उसके बाद S और R। अब जाके सही होगा। समझ में आया। तो इसी को कहते हैं, परंतु इसमें ऐसे छोटे छोटे शब्द तो दिए नहीं रहेंगे, लेटर और वर्ड तो दिया नहीं रहेगा। इसके अंदर क्या होगा, सेंटेंस। तो हमें सेंटेंस को क्या करना है, रीअरेंज करना। कितने ऐसे लोग हैं जिनको PQRS से डर लगता है, हाथ उठाओ। जिसको नहीं लगता उसको खड़ा करके पूछूंगा, तुम लोग को डर नहीं लगता है तो हाथ खड़ा करो। सब मतलब ऑलमोस्ट सबको डर ही लगता है। और पता है एक बात बता रहा हूं आप सबको, सच्चाई इसी बात की है कि आपका सिलेक्शन इन्हीं सबको पढ़ के ही होगा। नाउन प्रोनाउन पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप कहोगे सर नाउन प्रोनाउन छोड़ देते हैं, फिर नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आज आपको दिखाऊंगा कि PQRS आपसे तभी सॉल्व होगा जब नाउन प्रोनाउन पढ़े हो। देखो अब यहां पर कहना है कि सेंटेंस लगा है PQR और S। एकदम सभी लोग स्थिर होकर बैठ जाओ शांति से। आज देखो कि आज अलग लेवल पर क्लास आपकी है। मैंने कहा कि यहां पर है PQRS, है ना। अब इसमें क्या है कि पहले कौन आएगा, यही तो मुद्दा है ना। मान के चलो कि सब में लगा है तो मुद्दा एक आता है ना। जैसे आप पढ़ोगे कि भारत में अगर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से कहूं तो सबसे पहले बाबर आता है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। चार ही मान लो, उसके आगे नहीं जाना। तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि हर चीज का नॉलेज चाहिए इसके अंदर, कि आपको हिस्टोरिकल जो है इंफॉर्मेशन है कि आप ये जानते हो कि बाबर पहले आएगा, उसके बाद हुमायूं आएगा, अकबर, फिर जहांगीर। सीक्वेंस ऐसे ही बनता है। और इसी के अंदर में हम जब अगर बात करें तो आप सब एक बात बताओ कि आपको दो टॉपिक में पढ़ाया हूं, एक चीज बोलूंगा और उससे आपका 50% PQRS बनना शुरू। ध्यान से सुनना उस बात को। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया, नाउन पढ़ाया था ना। उसके बाद क्या पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया था। प्रोनाउन पहले पढ़ाया, सबसे पहले क्या पढ़ाया, यानी पहले पढ़ाया नाउन और उसके बाद पढ़ाया प्रोनाउन। क्वेश्चन में यही लगाना है। आपका सेंटेंस जो शुरू होगा, मान के चलो कि अगर मैंने कहा, एक पैराग्राफ लिखा हूं मैं कि राम इज ए गुड बॉय, राम लिव्स इन पटना, तो राम इज अ गुड बॉय, राम्स लिव इन पटना सही है? नहीं। क्या होगा, ही लिव्स इन पटना। इसका मतलब यह है कि राम पहले सेंटेंस में आया, उसके बाद दोबारा से राम, फिर क्या आएगा, प्रोनाउन, उसका ही आएगा। राम है तो ही, प्रिया है तो सी। यानी कहने का मतलब है कि नाउन पहले आएगा और प्रोनाउन। अब सुनो, यहां पर अगर मैं कहा, कोई भी चीज याद रखना कि एक सेंटेंस है जहां पर लिखा हुआ है नाउन, दूसरा सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है प्रोनाउन। आपका जो है मतलब
अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है कि पहले प्रोनाउन से शुरू कर दें? किससे शुरू करेंगे? क्योंकि प्रोनाउन उसी नाउन का एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि राम इज अ गुड बॉय एंड ही लिव्स इन पटना। तो हु लिव्स इन पटना? राम। तो ही किसके लिए? नाउन। तो सबसे पहले नाउन, उसके बाद प्रोनाउन। 50% क्वेश्चन बन गया। PQRS बनाना शुरू करो। एक चीज और ध्यान देना, आप मान के चलो कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन होते हैं मेनली, अगर आप एग्जाम दो, SSC का एग्जाम दोगे तो मेनली इसके ऑप्शन होते हैं 4 होते हैं। अब 4 में से कोई एक आंसर सही है, यही होता है ना कि 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक आंसर सही है, बताओ कौन सा सही है। बता दिया सही तो फिर नौकरी मिल गई। यानी 4 में से एक सही है, तो 4 में से एक सही की प्राथमिकता कितनी है? 25%। प्रोबेबिलिटी यही है ना कि 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, 25% का चांस बन गया। मैंने कहा एक ऑप्शन को उड़ा दिया क्योंकि उसमें प्रोनाउन आया था। अब कितने बच गए? 3। यानी 3 में से एक आंसर सही है, जिसका मतलब वो 33.33%। एक और ऑप्शन खत्म। अब आ गया 2 में से एक सही है, जिसका मतलब हो गया 50%। 50-50 खेलो। 80 to 90% मेरे द्वारा बताए गए जानकारी से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। 2 ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। सही हो गया क्या? ये कर दो, लाइव करो। अब इस बात को ध्यान से समझना। आपको देखो, हमेशा एक बात याद रखना। एक बार मेरे पास 2 बच्चे आए थे एग्जाम देके जब आए मेरे पास, तो दोनों लोग का जो है तरीका अलग था। मैं उनसे पूछा कि पेपर कैसा गया है? कहे बहुत अच्छा गया है सर। एक कहा कि सर उतना भी अच्छा नहीं गया। मैंने कहा क्या रीजन है? सर पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाएगी। दूसरे बच्चे का कहना था कि सर पेपर बहुत इजी था, कट ऑफ ऊपर जाएगा। मैं दोनों के बीच के अंतर को समझना चाहता था कि इन दोनों को पढ़ाने वाला मैं हूं और दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी किए। एक जो है आगे निकल गया, एक पीछे कैसे रहा। जो दूसरा बच्चा जिसका ये कह रहा था कि पेपर बहुत इजी था, उसने तर्क ये दिया कि सर पेपर जो है एलिमिनेशन मेथड से हुआ था। ये जो तरीका है इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि ऑप्शन को क्या सही है ये नहीं पता करना। सबसे पहले इस PQRS के अंदर एक बात आप ध्यान से समझ लेना कि जब भी PQRS का क्वेश्चन करना तो ये ध्यान रखना कि कौन सा आंसर होगा ये तुमको पता नहीं लगाना है, कौन सा आंसर नहीं होगा इसका पता लगाना, फिर आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। आपको क्या कहा? नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। आओ जरा देखो, क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ कहा है, यहां पर लिखा है दे। दे एक प्रोनाउन है कि नहीं? यानी दे किसके लिए आया? नहीं पता। दे किसके लिए आया? नहीं पता। डियर किसका डियर? ना ही पी ना ही आर ना ही क्यू से सेंटेंस सही होगा। ऑप्शन है, यह है PQRS। अगर एक एक पढ़ना शुरू करोगे तो आंसर नहीं आएगा। आपको एक एक पढ़ना नहीं है, एक एक को हटाना है। समझ में आया? मैं कहा, इसको आराम से समझाता हूं। मैंने कहा आपको मैंने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा दिया है, तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि राम एक नाउन है और ही उसका प्रोनाउन है, पूजा एक नाउन है और सी उसका प्रोनाउन है। पूजा और राम नाउन है और दे उनका प्रोनाउन। ये बताने की जरूरत तो है नहीं। आप एक बात बताओ कि दे प्रोनाउन है कि नहीं? थर्ड पर्सन के प्लूरल का प्रोनाउन है, तो सेंटेंस क्या प्रोनाउन से शुरू होगा? ना। तो इसका मतलब P कट गया, D। यहां पर दे किसी ना किसी के लिए आया है, वे लोग। R खत्म, C। डियर कंट्री किसका? कंट्री। तो इसका मतलब S भी खत्म, तो आंसर क्या हुआ है? अब बताओ, Q को मैंने पढ़ा भी नहीं लेकिन आंसर आया कि नहीं? इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप एक नहीं 1000 सवाल देखो ऐसा। ये देखो, आप एक बात बताओ कि सेंटेंस में ही से सेंटेंस शुरू करोगे, क्योंकि ही किसी का प्रोनाउन है तो ही नहीं आ सकता, तो सी चला गया, सी ऑप्शन में भी नहीं है। यहां बी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ही लगा है, तो ये गया और ये गया। अब देखो, जैसे आप आंसर काटोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब 2 कट गया ना, अब या तो आर या तो पार, डू और डाई। और सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 50%। 50-50 लाइफ लाइन कहा जाता है, केबीसी में देखे होंगे। अब यानी सेंटेंस डी से शुरू होगा, यानी ए भी नहीं होगा। अब देखो, मैंने कहा ना कि 2 ऑप्शनों को कटवा दूंगा किसी भी हाल में।
80 से 90% क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपके आराम से कटेंगे, सिर्फ पहले रूल के मुताबिक। पहला रूल पढ़ लिया मतलब दो ऑप्शन काटना सीख गए। अब सुनो, यहां पर सेंटेंस में डी आया है, डी आया है, इसका मतलब 100% सेंटेंस किससे शुरू होगा? डी से। अब जरा पढ़ने की भी आदत बनाओ। पढ़ने का क्या कहना है? वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, यानी एक दिन एक बूढ़ा आदमी कहां आया? जंगल में आया। अब डी के बाद सी है और बी है, तुम पेयर बना रहे हो ए का। पढ़ने में समय जाया नहीं करना है, आपका दिमाग एकदम देखो, एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग बहुत फास्ट चलता है, और दिमाग उसी का फास्ट चलेगा जो उसके 6 महीना पहले, 1 साल पहले अपने दिमाग को फास्ट चलाना सिखाया है। और ये फास्ट चलाने का कला जो है प्रैक्टिस से आता है। अब यही मैंने कहा कि अब लड़का तो समझ गया कि डी आएगा, अब डी के बाद सोच रहा है कि पढ़ रहा है एक एक को। नहीं, तुम देखो डी के बाद या तो सी होगा या डी के बाद बी होगा, यही दो बचेगा। अब सीधा इसको इससे जोड़ो, और सी है तो इससे जोड़ो। अब देखो, वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, ही फाउंड द 2 चिल्ड्रेन एंड द बास्केट, ही टुक देम अवे टू हिज हट। अब बताओ कि सी की बी, यानी डी के बाद पेयर बन रहा है सी का, क्योंकि कह रहा है कि एक दिन एक बूढ़ा आदमी जंगल आया। अब लिखा है कि टुक देम, किन को? भाई ही टुक देम, ये देम किसी ना किसी थर्ड पर्सन के प्लूरल के लिए आया है, ये किसके लिए आया नहीं पता। तो यहां पर है कि ही फाउंड द 2 चिल्ड्रेन, ओहो, यानी ये देम आया है इन 2 चिल्ड्रन के लिए। इसका मतलब कि डी के बाद सी होगा, तो इसको काटा आंसर बी। अब पूरा पढ़ो। वन डे एन ओल्ड मैन केम टू द जंगल, ही फाउंड द 2 चिल्ड्रन एंड द बास्केट, ही टुक देम, किन को? 2 बच्चों को और टोकरी को, अवे टू हिज हट, यानी उसके बाद डी के बाद सी, सी के बाद बी, और लास्ट में ए, देयर ही बॉट देम अप एज हिज ऑन चिल्ड्रन। आसानी समझ में आ गया। तो तरीका क्या याद रखना है कि नाउन पहले, प्रोनाउन। अपना कॉपी पेन निकालो, लिखो रूल नंबर 1, नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में। आ रहा है समझ में ना PQRS? तुम देखते जाओ तुम लोगों से कैसा PQRS सॉल्व करवाता हूं। सबसे ज्यादा टफ PQRS आता है CDS के एग्जाम में। CDS का PQRS तुम लोगों से करवाऊंगा। बना था इस बार PQRS? बोलो। यही तुमको पता लगाना है। जैसे देखो, अभी अभी पढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे तुम्हारे इस सवाल का जवाब अपने आप मिलेगा। कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें प्रोनाउन रहेगा ही नहीं, सॉरी नाउन रहेगा ही नहीं, प्रोनाउन रहेगा। तो फिर उसमें से तुम डिसाइड करो कौन सा पहले कौन सा बाद में। मेनली देखो, मेनली क्या है कि एक हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर ये ही आया है तो किसी ना किसी के लिए आया है। समझ में आया? तो एक प्रोबेबिलिटी है ये। लिख लिया रूल नंबर 1, नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में। देखो क्वेश्चन, अब देखो कह रहा है, अच्छा सुनो, लिख लिया ये नाउन पहले, प्रोनाउन बाद। अब बोर्ड की तरफ निगाह दौड़ाओ, इतना भी बड़ा कोई चीज नहीं लिखवाया हूं। अच्छा, देखो मैं एक बात है, साफ सुथरा बात तुमसे पूछ रहा हूं कि मैं कहता हूं कि कोई भी आंसर होगा, मतलब इनमें से कोई भी आंसर तुम करना, क्या तुम इसको आंसर करोगे? मन तुम्हारा मान रहा है, क्योंकि ही किसके लिए? भाई प्रोनाउन हमने बखूबी पढ़ा है, और प्रोनाउन ये बात अपने टाइटल से स्पष्ट करता है कि प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले में, नाउन के रिपीटेशन के बदले में। यह नाउन देखने को नहीं मिला, सीधा प्रोनाउन कहां से देखेंगे? तो ए को काटेंगे, लो काट दिया। दूसरा कह रहा है वेन ही किसके लिए? तो बी को भी काट दिया, मेरा काम खत्म। इतना बताओ, 50-50 हर क्वेश्चन में तुमको लाइफ लाइन दे रहा हूं, थोड़ा सा मेहनत करोगे आंसर तक पहुंचोगे। अब यहां पर, अब सुनो, यहां पर सेंटेंस सी से शुरू हो रहा है। अब तुम डी पढ़ रहे हो, कोई मतलब है नहीं, सीधा सी पढ़ो कि अकीतो वॉक्ड इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बॉट अ टीपॉट। टीपॉट मतलब होता है केतली, टीपॉट एंड टुक इट होम। आप एक चीज देखो, सेंटेंस में आंसर छोड़ो, आंसर बाद में, पहले एक बात समझो, ये इट एक प्रोनाउन है कि नहीं?
इट किसके लिए आया? टीपॉट के लिए। यह बात बताता है कि अगर कहीं पर प्रोनाउन आया है तो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया। तो सेंटेंस में कभी प्रोनाउन पहले नहीं ला सकते। तो अकीतो वॉक्ड इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बॉट अ टीपॉट एंड टुक इट होम। अब सेंटेंस सी से शुरू तो होगा, गारंटी है, लेकिन सी के बाद बी का पेयर नहीं बनेगा। या तो सी के बाद डी आएगा या सी के बाद ए आएगा ना। अब पढ़ के देखते हैं। कह रहा है डी में, ए कह रहा है कि ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइन। ये कह रहा है कि लेटर दैट डे, ये है ना डी वाला, कि लेटर दैट डे यानी उस दिन के बाद ही क्लीन द टीपॉट। आओ, पेयर मिला कि नहीं? अब दूसरा रूल लिखो। अगर एक सेंटेंस में कोई शब्द, अगर एक सेंटेंस में कोई शब्द है और किसी दूसरे सेंटेंस में वही सेम शब्द आए, मैंने कहा अगर एक सेंटेंस में कोई शब्द है, अगर एक सेंटेंस में कोई शब्द है और दूसरे सेंटेंस में वही सेम शब्द आए, तो इन दोनों सेंटेंस का आपस में पेयर बनाया जा सकता है। अगर वही सेम शब्द दूसरे सेंटेंस में आए तो इन दोनों सेंटेंसेस का पेयर बनाया जा सकता है। ये बात कुछ यूं है कि मान लो कि इसमें एक शब्द दिया डीमोनेटाइजेशन और किसी और शब्द में दे दिया डीमोनेटाइजेशन, यानी इसका और इसका पेयर बन सकता है। आए समझ में? लिख लिए? देखो, अब जो लिखे हो उसको समझा रहा हूं कैसे, कि अगर ये तो फाइनल है भाई कि सी से सेंटेंस शुरू होगा, अब सी के बाद डी और सी के बाद ए, यही दो है। अब कह रहा है कि उस दिन के बाद ही क्लीन द टीपॉट। अब ये टीपॉट यहां है और यहां पर कहा गया टीपॉट यहां है, तो इसका मतलब कि या तो डी के बाद सी होगा। देखो, दो चीज याद रखना, या तो इसमें टीपॉट है और इसमें टीपॉट है, तो यह भी हो सकता है कि इसके बाद ये वाला है, या यह भी हो सकता है कि इसके बाद ये वाला है। जैसे कि ऑप्शन में लिखा है क्या, इसके बाद इसका चांस तो है, इसका इसके बाद नहीं है। यानी सी के बाद डी आना ऑप्शन में है। अब मान लो कि तुम कह रहे हो कि डी के बाद सी आएगा, ऑप्शन में है ही नहीं, तो काम चलेगा नहीं। लेकिन ऑप्शन में यह है कि सी के बाद डी होगा तो ऑप्शन होगा ए। यहां पर डी गलत। आई बात समझ में? शब्दों को पकड़। देखो, पीक्यूआरएस में एक ही चीज है, पीक्यूआरएस के सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ आपके स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है कि आप 30 सेकेंड के अंदर बड़े बड़े पीक्यूआरएस को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। एग्जाम में एक ही चीज है और वो है आपका समय। अगर समय के साथ आप पास करोगे, समय के साथ क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, अटेम्प्ट करोगे, उसी को पास माना जाएगा। नहीं तो कोई भी सवाल लेके आओ, किसी को बिठा दो, वो सॉल्व करके दे देगा, भले 5 दिन ले, लेकिन आंसर दे देगा। लेकिन 5 दिन में उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए तुरंत, तुरंत जवाब चाहिए। तो इसीलिए ये चीज काम करता है। और देखो सवाल, रुक जाओ, एक बात बताओ, मैं कह रहा, फिर से वही बात दोहराऊंगा, मैं कह रहा हूं कोई भी आंसर होगा, कोई भी आंसर हो जाए, क्या सी होगा? तो सी को काटो, गया। डी तो ऑप्शन में भी नहीं है, डी भी नहीं होगा। हाँ, मतलब मान लो कि अगर ये ऑप्शन ऐसे होता डी भी, तो सीधा चाप देते इसको, लेकिन वहां पर क्या है कि डी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। कहां दिया है? देखो, या तो ए है या तो बी। अब दो से देखते, अब डी को छोड़ दो, लिखा है क्या? एक तो कह रहा है क्या, अब यहां पर है कि अ टीनेजर हैड जस्ट पास हिज ड्राइविंग टेस्ट एंड वॉज ईगर टू ड्राइव हिज फादर्स कार। और एक कह रहा था फादर देन वांटेड, उसके पिता तब चाहते थे। देन कैसे आएगा? देन भी नहीं, देन तब की बात करता है, तो पहले अब हो तब न तब हो, तो अब है नहीं तो तब कैसा? तो ए को भी काटो। अब 100% बी से आपका सेंटेंस शुरू होगा। और कह रहा है, बी सेंटेंस कह रहा है कि एक टीनेजर, टीनेजर मतलब टाबर, नया नया, तो एकदम नौजवान तुम लोग के जैसा,
अ टीनेजर हैड जस्ट पास्ड, कि एक टीनेजर मतलब नौसिखिया था, उसने अभी अभी पास किया था अपने ड्राइविंग टेस्ट को, मतलब अपने ड्राइविंग टेस्ट को, एंड वॉज ईगर टू ड्राइव हिज फादर्स कार, और था बहुत इच्छुक, क्या था, इच्छुक था, क्या करने के लिए, ड्राइव करने के लिए अपने बाप की गाड़ी, पापा की कार को चलाने के लिए। अच्छा, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। पड़ता तो लड़कियों को कहां मिल पाता, मिलेगा। मैं जब गया था ड्राइविंग टेस्ट बनवाने तो हमको उल्टा सीधा इसे सब रोड था, उस पर गाड़ी चलवाया, और उसके बाद भी कहा कि थोड़ा और ही बढ़िया से सीख लो। अभी कुछ दिन पहले जा रहा था, बाइक से था, एक आई पापा की परी, पैर पर गाड़ी चढ़ा के यूं निकल गई। मैं कहा पक्का इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा कहां से? और मैं कहता हूं कि मान लो जैसे मैं सोच रहा हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाके टेस्ट देना पड़ेगा ना, एक भी बता दो जो टेस्ट देके पास करके दिखा दे, पास कर लोगे? तुम लोग पास नहीं कर पाओगे। अगर इस बात का चेक किया जाए कि कितनी स्कूटी चलाने वालियों के पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, 95% नहीं होगा, नहीं होगा, 99। अब बोल भी नहीं सकते, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे रोड पर चलना है, इसे चलोगे, क्या कोई कहेगा? वही कह रहा है। चलो आओ क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक टीनएजर ने अभी अभी क्या किया है, अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया। ये सब नियम भारत के लिए नहीं है, विदेश उदेश में है कि पहले ड्राइविंग टेस्ट पास करो तब गाड़ी चलाने को मिले। यहां पहले गाड़ी चलाओ फिर ड्राइविंग लाइसेंस, यही है ना। यानी एक टीनएजर ने पास किया था अपने ड्राइविंग टेस्ट को अभी अभी, और बहुत ज्यादा उत्सुक था अपने पापा की गाड़ी को चलाने के लिए। अब देखो, यानी बी से पेयर बनेगा। अब बी के बाद डी है और बी के बाद सी है, यही तो है ना। अब तुम भी बी के बाद सी देखो और बी के बाद डी, इसको कुजात छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। लड़का क्या करेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, समय मैं कहता हूं 5 सेकंड भी लेगा ना, खूब तेज पढ़ रहा है तो 5 सेकंड खराब, इसको नहीं देखना है। आपका पेयर मैं कहता हूं कि बी के बाद ए आपको सही लग भी रहा है तो ऑप्शन में कहां है, तो इसीलिए तुम समय मत जाया करो, बी के बाद या तो सी का पेयर बनाओ या डी का। अब दूसरा कह रहा है कि देखो, ही आस्क्ड हिज सन, तो अभी अभी तो टाबर था तो उसने अपने बेटे से पूछ लिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक टीनेजर है, नाबालिग है, नाबालिग नहीं, थोड़ा सा नया नया खून है, अभी किशोरावस्था में है, और उसने अपने बेटे से कहा कि ड्रॉप हिम एट अ प्लेस दैट वाज सम 18 माइल्स फ्रॉम हाउस। उसने अपने बेटे से नहीं कहा, बाप की गाड़ी चलाना चाहता था, उसके पिताजी मान गए। हिज फादर अग्रीड, यानी बी के बाद डी, बी के बाद डी, ये रहा ऑप्शन ए। हो गया, खत्म। PQRS आए समझ में? हाँ, और आओ और देखो, बोलो। इंट्रो देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। मैं ऐसे एक दिन मैं बोलता बहुत कम हूं, मान के एक दिन जा रहा था, गाड़ी से था तो पीछे से ठोक दी पीछे से। मैं कैमरा चेक किया तो पता चला कि बाबा की परी है, तो फिर मैं पीछे मुड़ा ही नहीं। क्या मुड़ोगे, बोले दिखता नहीं है, पीछे से ठोकी है, कहेगी दिखता नहीं है, क्या जवाब दोगे? हाँ, आंसर इतना फास्ट, एक बार चेक कर लो। PQRS है। मैंने कहा कि ही एक प्रोनाउन है, होगा, ही होगा, नहीं होगा। बी सी डी खत्म, यानी डी गया, डी गया और सी भी गया, ऑप्शन सी। पढ़ा भी नहीं, ये है इसका तरीका। आप PQRS समझ में? और लड़का पता है, लड़का नाउन प्रोनाउन पढ़ के मस्त है, उसको लग रहा है कि नाउन प्रोनाउन पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नहीं होगा। आने वाले पैटर्न में सबसे ज्यादा PQRS लगा रहा है। आप CGL का प्रीवियस उठा के देखो, उसमें एक एक शिफ्ट में 3-3, 4-4 PQRS पूछा है। ये पढ़ के सिलेक्शन होता है, ये वाला। और आप जब तक इन सब पर काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और देखो क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन देखो, ये लो, आओ
क्या होगा? देखो, आराम से देखो, अभी अभी आप समय को मत बनाओ, अभी आप ये मत बनाओ कि कितना जल्दी मैं कर रहा हूं, आप बस करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि कहां से शुरुआत होगा, यही आपको पकड़ना। अच्छा, एक बात बताओ कि मैं कह रहा हूं कि वी फाउंड बोथ, किनको? भाई उन दोनों, कौन दोनों? ए खत्म, तो ए गया। दूसरा, आगे कह रहा है कि लेटर वेन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, बाद में हम, ये कह रहा है कि बाद में हम, तो बाद में आना, तो बी भी गया, ये भी गया। अब कह रहा है कि माई वाइफ एंड आई, देखो हो सकता है सेंटेंस ऐसे हो सकता है कि मेरी पत्नी और मैं, माई वाइफ एंड आई कॉल्ड, लेकिन देम किसको? देम किसके लिए? ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि इफ एनी इन एनी सेंटेंस देयर इज अ प्रोनाउन, सो आस्क योर सेल्फ कि मतलब प्रोनाउन किसके लिए है? द प्रोनाउन इज यूजिंग इन दिस सेंटेंस फ्रॉम डिराइव फ्रॉम विच सब्जेक्ट? एक किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए आएगा ना। मैं कह रहा हूं ये देम है तो देम किसी ना किसी नाउन के लिए आया है, थर्ड पर्सन के प्लूरल के नाउन का प्रोनाउन है ये, यानी डी भी आंसर नहीं है तो डी भी चला गया आंसर ए। ये है खूबसूरती पी क्यू आर इसकी। आई बात समझ में? 50 क्वेश्चन देखो, देखो ये करने का तरीका क्या है। मैं कहता हूं कि आंसर कोई भी हो, ही से तो नहीं होगा, तो बी और सी खत्म है ही नहीं। बस एक ही चीज से कहा कि मास्टर बहुत पढ़ा दिया, अब देंगे ही नहीं ऐसे को, आंसर में डी दे दिया, चलो अच्छी बात है। तो क्या तुमको लगा कि डर जाएगा? डी से शुरू करेंगे, जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, है ना। अच्छा, आगे कह रहा है, मैंने एक और दूसरा रूल क्या पढ़ाया है, अगर एक कोई शब्द दूसरे शब्द में भी आए तो इनका पेयर बनाया जा सकता है, डी का सी पेयर बनेगा, ऑप्शन बी। क्या कहा था कि एक कोई शब्द है और उस शब्द का प्रयोग किसी और में, जैसे मान लो कि अगर यही शब्द इसमें लिखा होता, यही शब्द इसमें लिखा होता, तो फिर सबका पेयर बनेगा। मतलब जरूर ये नहीं कह सकता कि डी का पेयर सी से ही बनेगा, बी से ही बनेगा, ए से, क्योंकि वही शब्द सेम है। तो कह रहा है कि जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, ही सेंट हिज डैमेज कार टू द गैराज फॉर रिपेयर्स। आगे कह रहा है बी, ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू ऑफिस बाय द मेट्रो ट्रेन। अब देखो यहां पर भी मेट्रो और यहां पर भी मेट्रो, तो बी के बाद ए का पेयर बनेगा, देखो यहां बना हुआ है, दो पेयर है, दोनों बना हुआ है। बात सही समझ में? तो ये कुछ टेक्निकलिटीज है, इन सब पर काम करना है। ये देखो, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को? इधर आराम से बनाओ, आराम से, टेक योर टाइम। एक यहां भी टीवी लगवाओ, एक, इन बच्चियों को दिक्कत होता है, ऐसा ही सेम। पढ़ लिए? अब आओ, देखो एक बात बताओ। अच्छा, एक नीचे तीसरा रूल लिखो, रूल नंबर 3 लिखो पहले, फिर ये सेंटेंस बनवाऊंगा। तीसरा रूल, ऐसे 9-10 रूल देखो, कुछ याद, ये रूल कोई लिखवा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, आपके दिमाग में बैठता जा रहा है कि नाउन पहले प्रोनाउन बाद में, जो शब्द एक दो में आए हैं तो पेयर अपने आप बन जाएगा। तीसरा रूल कहता है, ये एक रूल के जैसा है कि लिखो स्टेटमेंट पहले, स्टेटमेंट पहले, स्टेटमेंट पहले, कंक्लूजन बाद में। जैसे पढ़े हो ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट रीजनिंग में। मनीष सर नहीं पढ़ा रहे क्या आजकल? लिखवाते नहीं है स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह, नहीं पढ़ाते? आज लेते हैं उनको कोपचा में, काय नहीं लिखवाते स्टेटमेंट? पीक्यूआरएस में दिक्कत होता है बच्चों को, है? लेंगे? क्या कहा? स्टेटमेंट पहले, कंक्लूजन बाद। अच्छा, जहां कंक्लूजन है ना, उसके नीचे 2-3 शब्द लिख लो। कंक्लूजन के नीचे लिखो, जैसे एक तरीके से कंक्लूजन हो गया, एक्टिविटी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया,
एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन, है ना। और आगे लिख लो अदर डिटेल्स, अदर डिटेल्स, जिसका मतलब है कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पहले, कंक्लूजन बाद में, कंक्लूजन के नीचे एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बाद अदर डिटेल्स। मैंने ये कहा कि मान के चलो कि कोई भी, देखो नियम यही होता है, अगर जो मेंस राइटिंग करते होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद उनके सारी चीजों के बारे में हम विवेचना कर देते हैं। मतलब भारत में ऐसी चीजें होती हैं, यानी भारत एक ऐसा जगह है जहां पर तमाम चीजें पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में दे दो सारी चीजें कि यहां पर बिहार में ये पाया जाता है, यूपी में ये पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है, होता है ना। या कोई भी चीज आप अदर डिटेल देते हो, जैसे मैं कहूं कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है, की जाती है। अब उसके बाद उसका डिटेल दोगे ना, जैसे जो है अमन, ओस, बोरो, 3 फसलें होती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की, उनका नाम लिखोगे आप कहोगे कि दुनिया भर में जो है कि मतलब कोई भी चीज दुनिया भर में ये चीज होता है, लेकिन भारत में भी होता है, जैसे ये। तो आदमी ऐसे नॉर्मली कहता है ना, जैसे मैंने कहा स्टेटमेंट पहले, या फिर ये कह लो कि स्टेटमेंट पहले एग्जाम्पल बाद में, स्टेटमेंट पहले कंक्लूजन बाद में। समझ में आया? अब सुनो, यहां पर पढ़ के देखो, कह रहा है यहां पर कि पालमपुर विलेज और द मेन एक्टिविटी, क्या कभी हम सीधा एक्टिविटी की किसका, पालमपुर का मेन एक्टिविटी कैसे बात करेंगे? हम कहेंगे कि पालमपुर विलेज हैज अराउंड 450 फैमिलीज विच बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि क्या आप कभी एक्टिविटी पहले दोगे? ये इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है और ये बात क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटी का, ये कह रहा है द नेबरिंग टाउन ऑफ द विलेज। पहले घर बसा नहीं, पड़ोसी पहले आएगा। तो ये भी कहेंगे ना कि मतलब कह रहा है द नेबरिंग टाउन्स, भाई किसका नेबरिंग टाउन? इंट्रोडक्शन आएगा ना, कि मैं कहूं कि बिहार है, बिहार स्टेट का जो है पड़ोसी राज्य है, आप एग्जांपल दे दो उनका, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर उड़ीसा है ना, उधर देख लो पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले आप बिहार का इंट्रोडक्शन दोगे और उसके जो भी पड़ोसी राज्य हैं उनको बाद में। वही कह रहा द नेबरिंग टाउन ऑफ द विलेज, यानी सी से आंसर नहीं होगा, सी को काटो, 2 चला गया, तुम्हारा काम आसान। एक्टिविटी खत्म, ए गया, ऑप्शन। समझ में आया? ये है किसी चीज का इंफॉर्मेशन, और इंट्रोडक्शन दे दिया और इंट्रोडक्शन देके उसके बारे में व्याख्या कर दिया। तो इंट्रोडक्शन पहले, व्याख्या बाद में। क्लियर है? फिर से बताऊं, ये मैंने कहा देखो, आप इस चीज को ना फील करो, जो मैं बात कह रहा हूं वो सिर्फ अंग्रेजी में मायने नहीं रखता है, नॉर्मल जीवन में भी मायने रखता है कि हम किसी चीज का पहले इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उसके, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा आईफोन एक इंट्रोडक्शन है और उसकी तमाम एक्टिविटी, उसके तमाम फीचर के बारे में बाद में बात करोगे कि वो ये होता है, वो होता है, उसको कोई अनलॉक नहीं कर सकता, है ना। मतलब ये उसका एक फीचर है। अभी अरविंद केजरीवाल के फोन को ईडी ने अक्वायर किया और गया एप्पल के पास, कहा कि इसका जो है लॉक तोड़ दो, लॉक तोड़ दो। अब लॉक तोड़ने की बात हुई तो कहा कि नहीं तोड़ सकता, हमारी पॉलिसी के अंदर है ही नहीं। तो ये उसका क्या है, एक फीचर है। और मैंने कहा कि आईफोन एक एग्जांपल दिया, फीचर बाद में, उसके तरीके बाद में। आप देखो, मैं कहा बहुत तमाम ऐसे चीजें हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने बहुत से राज्यों का विलय किया, जैसे अवध, जैसे झांसी। समझाया? तो ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन को देके और फिर उसके हम एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो नॉर्मल सी बात, कॉमन सी बात कहता हूं कि मान लो कोई, मैंने कहा एक लड़का है, आप फिर कहेंगे वो इनकम टैक्स में काम करता है, फिर कहेंगे कि वो इतना कमाता है। तो सबसे पहले उस लड़के का हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन, और फिर उसकी तमाम एक्टिविटी के बारे में, डिटेल के बारे में हमने चर्चा करी। वही चीज कह रहा है कि यहां पर क्या है, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। तो भाई पालमपुर की एक्टिविटी पहले आएगा? नहीं, पहले एक्टिविटी नहीं भाई। पालमपुर को है कौन? तो पालमपुर एक विलेज है, एक गांव है। ऑप्शन किसमें है? ए में, तो ऑप्शन ए।
दूसरा चीज, आपको मैंने कहा था कि अगर यहां पर है पालमपुर और यहां पर भी है पालमपुर, तो बी का ए से पेयर बनेगा कि नहीं? जरा गौर से देखो बना है कि नहीं। आए समझ में? तो हर जगह ये चीज काम करेगा। कोई डाउट यहां से? अब एक तुम्हें ना बड़ा रोचक जानकारी देता हूं, थोड़ा पढ़ के आओगे इसके बारे में। जैसे मैं कहा कि यहां पर है पी क्यू आर एस, 4 दिया है पी क्यू आर एस। इसमें लिखा है 2012, 2016, 1857, 1947। अब देखो, अब इसका पेयर तुम कैसे बनाओगे? तो कहोगे सर सबसे पहले 2016, सबसे पहले 1857, यानी अगर हम कैलेंडर की दुनिया में बढ़े तो सबसे पहले 1857 आया होगा आर, फिर एस, उसके बाद पी। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एक और एग्जांपल, मैंने कहा पी क्यू आर एस, 4 दिया। मैंने कहा 1620, 405 बीसी, 504 बीसी, 1820। अब बताओ पेयर कैसे बनेगा? सबसे पहले कौन सा? अरे छोटा ये है ना, क्या होगा? आर। यानी हम कैलेंडर को देखें तो सबसे पहले 405 की 504, तब सबसे पहले आर, क्यू, पी, एस। ये बात समझ में आया? ये क्या कहता है कि आप सबको समय साइकिल पता होना चाहिए। समय साइकिल क्या है? देखो, मान लो अभी जो समय है, अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम को हम कह सकते हैं कि अभी चल रहा है 2024। इसको सिर्फ 24 लिखता हूं, 24 मतलब 2024 है। क्या 2024 के पहले दुनिया नहीं थी? बिल्कुल थी। दुनिया तब भी थी जब 2000 चल रहा था, है ना? क्या उसके पहले दुनिया नहीं थी? दुनिया तो तब भी थी जब हम 1947 में आजादी का जश्न मना रहे थे, थी ना? दुनिया तो तब भी थी जब 1857 की क्रांति चल रही थी और लॉर्ड कैनिंग कह रहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक लौती मर्द है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 समय वो भी था जब चल रहा था 500। समय तब भी था जब 100 चल रहा था समय तब भी था जब 0 चल रहा था। क्या चल रहा था? 0। यानी ये कहता है कि 2024 है, उसके पहले की दुनिया ये सारी है। क्या 0 से पहले की दुनिया नहीं थी? थी। समय तो तब भी था जब यहां 100 चल रहा था। समय यहां क्या चल रहा था? 200। एक समय ऐसा था जब यहां भी 1857 था। एक समय ऐसा था जब यहां भी 1947 था। समय तब भी था जब यहां 2024 था। गलत कह रहा हूं? नहीं। ये कहा गया, ऐसा पढ़ने को हमें मिलता है कि 0 ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर बेथलहेम में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट कहा जाता है उसको। तो कहते हैं कि वहीं से कैलेंडर की शुरुआत करी गई। जैसे कैलेंडर, हमारे पहले कैलेंडर ऐसे नहीं थे। हमारे आज भी देखोगे तो बहुत प्रकार के कैलेंडर पाए जाते हैं। जैसे हिजरी संवत अलग होता है, शक संवत अलग होता है, विक्रमी संवत अलग होता है। सारे संवत अलग अलग होते हैं। तो कहा गया कि 0 वो पॉइंट था जहां पर एक नया कैलेंडर शुरू हुआ जिसको एक पोप हुआ करते थे, पोप ग्रेगोरी। तो पोप ग्रेगोरी ने कैलेंडर बनाया जिसको हम आज भी मानते हैं कि जिसमें 30-31 का महीना होता है, 12 महीने का होता है, 365-366 दिन का होता। और इसीलिए हम इस कैलेंडर को कहते हैं ग्रेगोरी ने बनाया है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर कहता है कि यहां की दुनिया, मतलब ग्रेगोरियन यहां से शुरू हुआ तो इसके बाद की दुनिया ऐसे कर दी गई। और इन दुनिया को कहा गया कि यहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट का
कहा गया कि ये जीसस के क्राइस्ट के ये बाद की दुनिया है और जीसस क्राइस्ट के ये पहले की दुनिया है। और पहले का अंग्रेजी होता है बी, मतलब बिफोर, और यहां पर है क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। समझ में आया? तो ये इन सबको हम बीसी से डिनोट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं एडी, एनी डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईयर, मतलब बर्थ ईयर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, जिस साल जन्म हुआ। और इनके बाद की दुनिया को हम सीई कहते हैं, कॉमन एरा। समझ में आया? अब आप देखो कि 1857 यहां है और 1857 यहां है, लेकिन ये वाला है बीसी और ये वाला है सीई। तो पहले बीसी की पहले सीई? बीसी। समझ में आया? तो कैलेंडर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पूछा सीडीएस के अंदर, एक सवाल पूछा और किया क्या कि उसमें से हटा दिया ये सब, एडी उडी हटा दिया और उसको दे दिया था विक्रमी संवत के हिसाब से। अब लगाओ विक्रमी संवत के हिसाब से क्या होगा। सभी लोग परेशान। क्वेश्चन पूछा था कि भारत का जो संविधान है किस दिन लागू हुआ, तो सभी जानते हैं भाई पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब 1950 को लागू हो गया संपूर्ण देश में, लेकिन कहीं भी 26 जनवरी 1950 था ही नहीं ऑप्शन में। तब फिर वो विक्रमी संवत के हिसाब से लगा के बनाया था। तो पीक्यूआरएस में भी यही काम कर देगा। जैसे आप तो तुरंत पकड़ लिए इसको कि सर हम तो इतना जानते हैं, जैसे नॉर्मली देखो तो सबसे छोटा वाला नंबर रखा है हमने यहां से, सबसे पहले छोटा ये है, फिर इससे बड़ा कौन सा है, ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। हमने यही काम किया है। अब नॉर्मली जो बच्चा बीसी और सीई का फर्क नहीं रखेगा वो सबसे पहले कहेगा 405, फिर कहेगा 504 और फिर करेगा क्या 1620, फिर करेगा 1820। लेकिन ये गड़बड़ है, क्योंकि 504 बीसी पहले और 405 बीसी उसके बाद, और फिर उसके बाद 1620 और फिर 1820। तो ये है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये काम करता है। बताओ किसी को 1% का डाउट है यहां तक तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? आप लोग पीक्यूआरएस से क्वेश्चन देखना और आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन को काटना शुरू कर देना है कि ये वाला ऑप्शन आप प्रोनाउन के हिसाब से मैं काट रहा हूं, ये आंसर नहीं होगा। आपको समझ में आएगा। बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।